A very good morning to all of you. In the last class, we have completed ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. हमने टर्नओवर रेशोज और एक्टिविटी रेशोज स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में और हमने दो रेशो वहां पे कंप्लीट किए. फर्स्ट था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसमें मैंने आपको बताया था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी हमने पढ़ा था वहां पे, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी. ठीक है ना. उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो के अंदर हमने फिर पढ़ा था एवरेज कलेक्शन पीरियड. तो ध्यान रखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड को कल लास्ट क्लास में मैं थोड़ा आपको बताना भूल गया था. एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डेट कलेक्शन पीरियड. डेट कलेक्शन पीरियड. इसके दो नाम और हैं, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स, और इसको डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं. डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं. तो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नाम वो यूज कर सकते हैं एग्जाम में. ध्यान रखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल या डेटर्स वेलोसिटी. तो ये आपको और बताना था. आज हम हमारा फिर नेक्स्ट टर्नओवर रेशो स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, या फिर आप बोल सकते हो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो. दिस रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्रेडिट परचेजेस, देखो क्रेडिटर्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेस कब होते हैं, जब गुड्स हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस. तो फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. आंसर जो इसका आएगा, जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगा, ध्यान रखना वही आपको शो करना है रेट और सो मेनी टाइम्स के फॉर्म में, यानी डैश 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 टाइम्स. ठीक है ना. इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है. वाई? क्योंकि ये जो रेशो है ये रिलेशनशिप किस में बता रहा है, क्रेडिट परचेजेस और एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच में. तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना आपका ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो हाई होगा, हमारा पेमेंट करने का, सप्लायर्स को पेमेंट करने का पीरियड उतना ही लो होगा. यानी जितना प्रॉम्प्टली हम सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस यानी लोन को पे करने की या अपनी लायबिलिटीज को पे करने की जो कैपेबिलिटी है मार्केट में, उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही सॉलिड होगी. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में अच्छी होती है, इट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी उतनी ही इंप्रेसिव होती है. तो क्रेडिट परचेजेस का मतलब यहां पे क्या है, क्रेडिट परचेजेस यानी टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस में से लेस कर दो कैश परचेजेस, तो आ जाएंगी आपकी क्रेडिट परचेजेस. Sometimes in the question only total purchases are given. In that case, you will not be able to calculate credit purchases. If cash purchases is not given, then you will not be able to calculate the amount of credit purchases. In that case, this ratio can also be calculated
using the amount of total purchases. But if you can calculate the amount on the basis of information given in the question related to the credit purchases, then this ratio will always be calculated using the amount of credit purchases. अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स की। देखो बच्चों, ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स ट्रेड पेबल्स includes creditors and bills payables। ट्रेड पेबल्स में दोनों आते हैं। ये हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा था कि ट्रेड पेबल्स में हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएंगे आपके एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स यानी ट्रेड पेबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स यानी ट्रेड पेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। दैट विल बी योर एवरेज ट्रेड पेबल्स। आई होप ये होगा आपको क्लियर। तो ये रेशो जितना हायर होगा उतना ही आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही अच्छी होगी और जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स क्रेडिट बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी उतना ही हैप्पी होंगे, उतना ही सेफ फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, तो वो सेफ फील करेंगे। अब इसी रेशो के अंदर अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो इन नंबर ऑफ डेज या इन नंबर ऑफ मंथ्स, तो वहां पर फिर हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड या इसको हम बोलते हैं डेट पेमेंट पीरियड। डेट पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेबल्स या इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स वेलोसिटी। ये नाम ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ ले क्वेश्चन, आपको पूछ ले क्रेडिटर्स वेलोसिटी क्या है, मतलब कि आपको एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है, यानी इन हाउ मेनी डेज क्रेडिटर्स आर बीइंग पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और नंबर ऑफ months in a year divided by trade payables turnover ratio divided by trade payables turnover ratio। तो इस तरीके से आप ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो को नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जितना ये लोअर होगा, यानी पेमेंट पीरियड हमारा जितना कम होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर मान लो आपका नंबर ऑफ डेज 365
और जितना ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो हाई होगा, मैंने कहा था ना ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो जितना हाई उतना बेटर, तो जितना हाई होगा उतना ही नंबर ऑफ डेज आपके कम आएंगे, उतना ही आपके नंबर ऑफ डेज कम आएंगे। तो पेमेंट पीरियड जितना कम होगा ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही अच्छी होगी। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो गिवन ऑन पेज नंबर 14.52। ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। वर्किंग कैपिटल रेशो भी पढ़ा था हमने, करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, जहां पर हमने हमारा फॉर्मूला था करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, नॉट वर्किंग कैपिटल रेशो। Working capital turnover ratio is equal to revenue from operations divided by net working capital। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर सेल्स, सेल्स यानी नेट सेल्स, सेल्स हियर मींस नेट सेल्स यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। और नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये रेशो भी वही इज इक्वल टू डैश 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 टाइम्स, वही रेट और सो मैनी टाइम्स में इस रेशो को शो किया जाएगा। जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा हो उतना बेटर, हायर द रेशो बेटर इट इज फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में उतनी ही बार ड्यूरिंग द ईयर रोटेट हो रही है। लेकिन अगर ये रेशो बहुत ज्यादा हो, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स इन अ ईयर, तो फिर मैं कहूंगा ये तो ओवर ट्रेडिंग वाली सिचुएशन आ गई। इसका मतलब है कि आप बहुत लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। तो अगर कोई आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस आ गए या कोई इमरजेंसी में आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ गया, तो उस केस के अंदर बिजनेस के लिए वो रिस्की पोजीशन हो जाएगी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि बहुत लिमिटेड वर्किंग कैपिटल से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। तो अगर कभी किसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली लिक्विड मनी की रिक्वायरमेंट हो, तो दैट विल नॉट, ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज इन दैट केस। मानो हमने करंट लायबिलिटीज का इमीडिएट पेमेंट कर दिया, हमें करना पड़ा किसी रीजन से, तो उस केस में करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, दैट विल बी very minimum amount. In that case, a very minimum amount will be available to the business organization to run its day-to-day activities. तो working capital organization के पास इतनी तो होनी चाहिए कि organization अपनी day-to-day activities को proper way में conduct कर सके। तो higher the ratio, the better it is। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रेशो ज्यादा है, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, 18 टाइम्स, इतना वर्किंग कैपिटल रेशो है, तो मैं कहूंगा फिर ये ओवर ट्रेडिंग वाली सिचुएशन है। यानी आप बहुत लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। अगर वर्किंग कैपिटल रेशो बहुत कम है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, इसका मतलब है
ये तो आपकी ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो गई। यानी आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उससे कहीं ज्यादा आपने मेंटेन कर रखी है। तो अगर रेशो बहुत ज्यादा हो, वर्किंग कैपिटल रेशो बहुत हाई हो, तो मैं बोलूंगा ओवर ट्रेडिंग, और अगर वर्किंग कैपिटल रेशो बहुत कम हो तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा अंडर ट्रेडिंग। अंडर ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपने वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मेंटेन कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इतनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटर ये है कि जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उसको या तो कहीं इन्वेस्ट कर दो ताकि उसके ऊपर कोई रिटर्न्स मिले, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको एक्सपेंड करो, यानी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाओ, अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ाने की कोशिश करो। तो जो आपके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है उसका सफिशिएंट, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको बता दिया, इसके बारे में डिटेल्स आपको बता दी। यहाँ पर जितना रेशो ज्यादा होगा उतना अच्छा, अगर बहुत ज्यादा है तो ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशन होती है, बहुत कम है तो अंडर ट्रेडिंग की सिचुएशन होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। दैट्स ऑल फॉर द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो है हमारा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। Fixed assets turnover ratio expresses the relationship between cost of revenue from operations and net fixed assets. Cost of revenue from operations and net fixed assets. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COGS, इज इक्वल टू, तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकले हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, दैट इज परचेज लेस परचेज रिटर्न्स, प्लस डायरेक्ट expenses and less closing inventory। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पढ़ाया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, प्लस ग्रॉस लॉस। आई होप ये होगा क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी सिखाए थे, और वही तीन फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज होंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए। अब हम रेशो पढ़ रहे हैं फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। तो दूसरा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डिनोमिनेटर में क्या है, नेट फिक्स्ड असेट्स। नेट फिक्स्ड असेट्स का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय नेट फिक्स्ड असेट्स? नेट फिक्स्ड असेट्स का बच्चों मतलब है
नेट फिक्स असेट्स इज इक्वल टू फिक्स असेट्स लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन। अच्छा, यहां पर भी जो रिजल्टेंट फिगर आएगा डैश 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 टाइम्स में ही आप शो करोगे। और अगेन हायर द रेशियो, हायर द फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, द बेटर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में हमारी नेट फिक्स्ड असेट्स का हम रिलेशन देख रहे हैं, तो हायर द रेशियो द बेटर इट इज। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी नेट फिक्स्ड असेट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नेट फिक्स्ड असेट्स का प्रोपोर्शन क्या है, ये प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। जैसे यहां पर आप देखो बुक के अंदर सिग्निफिकेंस आपको दे रखा है, दिस रेशियो इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके उनको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इस रेशियो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वेयर द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स इज क्वाइट हाई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज वो इंस्टॉल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस रेशियो रिवील्स हाउ एफिशिएंटली द फिक्स्ड असेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, कि फिक्स्ड असेट्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये रेशियो उस चीज को एक्सप्रेस करता है। तो compared with the previous year, if there is increase in this ratio, it will indicate that there is better utilization of fixed assets। और अगर previous year के comparison में fixed assets turnover ratio में fall आता है, तो हम बोलेंगे कि जो fixed assets हैं उनका current year में better utilization नहीं हुआ in comparison to the last financial year। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 2017 और 2018, 2016, 2017, एक मिनट, हमें 2 इयर्स का डेटा गिवन है 2016-17 एंड 2017-18 का। 2016-17 के अंदर हमारी COGS हमारा है 20 लाख रुपीस का, जबकि 17-18 में है 24 लाख रुपीस का। और फिक्स्ड असेट्स 2016-17 में थी हमारे पास 4 लाख रुपीस की, 4 लाख रुपीस की। इस ईयर में हमने 4 लाख रुपीस की फिक्स्ड असेट्स और परचेज की, और फिक्स्ड असेट्स होगी हमारी 8 लाख रुपीस की। ध्यान रखना ये नेट फिक्स्ड असेट्स हैं, नेट फिक्स्ड असेट्स हैं। अब देखो 16-17 का फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं, तो हमारा टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो आ रहा है 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट इज 5 टाइम्स। जबकि 17-18 का फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो 24 लाख डिवाइडेड बाय 8 lakhs, ओनली 3 टाइम्स। तो इवन आफ्टर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ ₹4 लाख, हमारा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो डाउन हो गया 2 टाइम्स से इन कंपैरिजन टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स से डाउन हो गया, यानी 17-18 फाइनेंशियल ईयर में फिक्स्ड असेट्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को जनरेट करने में फिक्स्ड असेट्स का हमने करंट ईयर में ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं किया है। आई होप ये होगा आप लोगों को क्लियर। लास्ट जो हमारा टर्नओवर रेशियो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इसको इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो।
कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन रोटेटेड टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ऑब्टेन करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कितनी बार रोटेट किया गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन रोटेटेड इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। In other words, this ratio indicates how efficiently the capital employed in the business is being utilized for generating revenue from operations. सर इसको किस फॉर्म में दिखाएंगे? वही रेट और so many times, यानी आंसर आएगा डैश 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 टाइम्स के अंदर। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का तो आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर नेट सेल्स। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता रखा है। कहां बताया था? हमने डेट इक्विटी रेशियो के बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी पढ़ा था। याद करो, हमने पढ़े थे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर मैंने आपको डेट इक्विटी रेशियो के बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पढ़ाया था, याद है? वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक है असेट साइड अप्रोच। आई होप ये आपको याद होगा। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलें, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करें, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग चलें, तो भाई नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या ये बोल दो नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आज मैंने आपको हमारे सारे जितने भी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज थे, हमने पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिर आज हमने पढ़ा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद आज हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर मैंने आपको पढ़ाया फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, और लास्ट हमने पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय स्टूडेंट्स।